हमने शुरू किया था क्लास 9 साइंस से कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 है। और इसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे पेज नंबर 139 टू 142 पे आने वाले हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम्हारा प्यारा भाई। इस चैनल पे ऑलरेडी इतने सारे चैप्टर्स कवर्ड है और अभी कार्बन कंपाउंड्स भी कवर हो रहा है बहुत डिटेल में। तो ये सारे चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर इन सारे चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। आज हम सबसे पहले जिस चीज के बारे में बात करने वाले वो है रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है और आवाज भी रिकॉर्ड हो रहा है। और अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की। तो तुम सोचोगे कि भैया किस चीज के प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज की। यस, कार्बन की प्रॉपर्टीज की। तो कार्बन की जो एक सबसे प्यारी प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं एलेट्रोपी प्रॉपर्टी। बिफोर हम इस लाइन को रीड करें, तुम लोगों ने वड़ा पाव खाया है? हाँ, खाया होगा, ऑफ कोर्स खाया होगा। फ्रेंच फ्राइज खाया है? ऑफ कोर्स खाया होगा। कटलेस? यस, खाया ही होगा। दम आलू? बहुत सारी चीजें तुमने खाई होगी जिसमें आलू है, राइट? मतलब जो मेन चीज है वो आलू है, बट उसको अलग अलग फॉर्म से प्रेजेंट किया जा रहा है। एम आई राइट? आलू टिक्की, एनी विच वे, आलू का भुजिया, आलू पनीर, कुछ भी खाया होगा तुमने। मतलब मेन आलू है, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसी तरीके से कार्बन भी एक प्रॉपर्टी दिखाता है आलू वाली, इसको बोलते हैं एलेट्रोपी। सम एलिमेंट्स ऑकर इन द नेचर इन मोर देन वन फॉर्म। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ एलिमेंट ऐसी होती है जो एक से ज्यादा फॉर्म में होती है, बट एलिमेंट वही होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस एलिमेंट ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर सेम बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। मतलब बोला जा रहा है कि जो केमिकल फॉर्म है इसका वो सेम रहेगा बट फिजिकल अलग रहेगा। जैसे आलू ही था लेकिन फिजिकली अलग अलग तरीके से दिख रहा था। वही वाली बात है जनाब। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज एलेट्रोपी। इस प्रॉपर्टी को एलेट्रोपी कहा जाता है। और कार्बन के 3 एलेट्रोप है। कार्बन के जैसे कोई और एलिमेंट भी एलेट्रोपी दिखाता है? तो जवाब है सल्फर, फास्फोरस आल्सो एग्जिबिट्स एलेट्रोपी। और आप कमेंट करके बताओगे क्या कोई और है? एनीवेज में कार्बन के एलेट्रोप्स में जो है ना, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को भी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उनका रेगुलर एंड डिफाइनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो रेगुलर होंगे। रेगुलर मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और डिफाइनाइट अरेंजमेंट मतलब डिफाइन होगा कि यहां से 4, यहां से 4, यहां से 4, यहां से 4, ऐसे वाले। समझ में आएगा? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होने वाले हैं। और अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज डिफाइनेट ज्योमेट्रिकल शेप। हम जो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे उनकी ज्योमेट्रिकल एक शेप होगा कि हाँ भाई इस शेप का होता है। वो काफी शार्प होंगे, एजेस, उसके एजेस काफी शार्प होंगे। और साथ ही साथ जो सरफेस होगा वो काफी प्लेन प्लेन सा होगा। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। कार्बन हैज 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एलेट्रोप। कार्बन के 3 एलेट्रोप है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और वो है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरीन। बात करते हैं क्वेश्चन, which of the following is our electrops of carbon? तुम्हें नीचे कमेंट करके बताना है। डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ऑल ऑफ दिस कमेंट में बता देना पहले का जवाब क्या है। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज। अलग अलग कार्बन के फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलेट्रोप्स, एलिट्रोप्स, एलेट्रोप्स, एंजियोट्रोप्स। कमेंट करके बताना है। चलो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? तुम्हें ये भी नीचे कमेंट करके बताना है। अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। कार्बन में हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और हम एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन में क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले आता है डायमंड, फिर आता है ग्रेफाइट और फिर आता है फ्लोरीन। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं डायमंड के बारे में। तो डायमंड जो होता है वो इंडिया में मेनली गोवलकोंडा एंड पन्ना इस जगह पे पाया जाता है। नीचे तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगा कि गोलकोंडा कर्नाटका में होता है, पन्ना कहां पे, तुम्हें पता चल जाएगा। डायमंड्स आर आल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बेल्जियम, रशिया एंड अमेरिका। तो इन कुछ जगह पे भी तुम्हें डायमंड्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये है गोवलकोंडा जो कर्नाटका में है, और ये है पन्ना जो मध्य प्रदेश में आता है। तो तुम्हें ये फोटो देखकर काफी अच्छा लग रहा होगा। मूविंग फर्दर बच्चों, यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो देखो, इन डायमंड एवरी 4 एटम इज बाउंडेड टू 4 नेबरिंग एटम्स बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पे मान लो कि ये एक कार्बन है, चलो ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला एक कार्बन है। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, एक कार्बन जो है 1, 2, 3, 4 चार अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जिस तरीके से ये जुड़ा हुआ है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब तुम्हें शायद ये बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मूविंग फर्दर, देयरफॉर डायमंड हैज अ टेट्रागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर व्हिच मेक इट वेरी हार्ड। तो टेट्रागोनल 3 डायमेंशनल मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशंस में है।
ऐसे ऑल 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और टेट्रागोनल मतलब जिसका 4 होता है, टेट्रा मतलब 4, तो हमने बात की ना 4, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए डायमंड सबसे हार्डेस्ट चीज होता है इस पृथ्वी पे। एनी विच में ये कार्बन एटम है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं डायमंड की। तो ब्रिलियंट शेप प्योर डायमंड हैज द हार्डेस्ट, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस और इसकी जो डेंसिटी होती है वो अराउंड 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब तुम ये भी नहीं भी याद रखोगे तो इट्स ओके। तीसरा वाला है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का, वो 3500 डिग्री सेल्सियस है। और डायमंड को अगर तुम हीट करोगे 800 डिग्री सेल्सियस तक ले जाकर के, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म हो जाता है, और तुम सोचोगे गर्म पानी कितना गर्म होता है जो वेपर में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन अवे। अगर तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डायमंड को 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इन दिस प्रोसेस नो अदर प्रोडक्ट इज फॉर्म बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वाले प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई भी और प्रोडक्ट तुम्हें नहीं मिलता, खाली कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यहां तक आसान है। अब मेरी बात सुनना, अगला 5वां पॉइंट, डायमंड डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। डायमंड किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। एसिड बेसिस का कोई फर्क नहीं पड़ता डायमंड के ऊपर। और डायमंड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कोई भी चीज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता। इस चीज को तुम समझते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जो कि तुम्हारा चैप्टर 3 है आई थिंक सो। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, प्लीज जाके पढ़ लेना। अगला यूजेस ऑफ डायमंड के बारे में बात करता है। तो डायमंड आर यूज इन ग्लास कटिंग। तो ग्लास को काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन में भी यूज किया जाता है। तुम बताओ, डायमंड सॉफ्ट है इसलिए यूज किया जाता है, या फिर डायमंड हार्ड है इसलिए यूज किया जाता है? तुम्हें लिखना है 6 मिनट 40 सेकंड पे मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, हार्ड या सॉफ्ट, ये तुम कमेंट करके बताओगे। मूविंग फर्दर बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं डायमंड्स को एक और जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जो कि लड़कियों का प्यारा होता है, लड़कों को भी पसंद होता है, क्योंकि भैया मनी 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 मनी। ओके, यूज इन ऑर्नामेंट्स। कहां पे यूज होता है? ऑर्नामेंट्स में, मतलब जो पहने मैंने जाता है ज्वेलरी, उसमें यूज किया जाता है। डायमंड नाइफ्स आर यूज्ड इन आई सर्जरी। आंख की सर्जरी जब की जाती है, सर्जरी जो तुम डॉक्टर बनने वाले हो उनको सर्जरी पता होगा, नॉर्मल लोगों को भी सर्जरी पता होता है, ऑपरेशन, उसमें डायमंड के नाइफ्स को यूज किया जाता है। डायमंड डस्ट इज यूज्ड टू पॉलिशिंग अदर डायमंड। दूसरे डायमंड को पॉलिश करने के लिए डायमंड के डस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड इज लाइक वेरी यूजफुल। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे जाकर के अगले पॉइंट पे। तो डायमंड इज यूज्ड टू मेक विंडोज हैविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन इन द स्पेस एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है उसके विंडोज को बनाया जाता है कि रेडिएशन से प्रोटेक्ट करे, और इसके लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। 5 पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू डैश नेबरिंग एटम बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। तुम्हें जवाब देना है, मैंने समझाया था तुम्हें। 5th क्वेश्चन, डायमंड हैज डैश 3-dimensional structure which make it very hard। ये भी तुम्हें बताना नीचे कमेंट करके। और अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ डायमंड ई, जो मैंने तुम्हें बताते, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बट यहाँ पर देख के तुम समझ जाओगे, और तुम पीछे वीडियो लेकर के भी बता सकते हो जवाब नीचे कमेंट्स में। मूविंग फर्दर, जो अगला एलेट्रॉप था क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उसका नाम क्या था बताओ मुझे? उसका नाम था ग्रेफाइट। ठीक है, तो अब हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट बिफोर दैट टेक 2, क्योंकि टेक 1 बर्बाद हो चुका है। ओके, ग्रेफाइट हम पढ़ रहे थे। तो ग्रेफाइट इज फाउंड इन नेचर, नेचुरल स्टेट जो हमें मिलता है, इन रशिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। इंडिया में भी पाया जाता है। लीड जो हम पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं उसको, ग्रेफाइट को क्ले के साथ, क्ले मतलब मिट्टी के साथ मिलाकर के बनाया जाता है, और इसको डिस्कवर किया था निकोलास जैक्यूस कॉन्टी ने 1795। मूविंग फर्दर, ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर है, ये टेक 1 में मैंने लिखा था जो आपको अभी दिख रहा होगा, जिसको मुझे अब मिटाना पड़ेगा और मुझे टेक 2 में वापस आपको बताना पड़ेगा। तो ये कहां गया? ये कहां आ गए हम, इरेजर ढूंढते ढूंढते। चलो, मेरा गाना कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना। बट यहाँ पे देखो तुम एक चीज, कि अगर मैं यहाँ पे कार्बन की बात करता हूं तो एक कार्बन जो है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है वो तुम्हें बताता हूं। एवरी कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज बाउंडेड टू 3 अदर कार्बन एटम। 3 और कार्बन एटम के साथ बाउंडेड है इन सच अ वे दैट हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म। जैसे कि ये एक कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन, 2 कार्बन और नीचे की तरफ 3 कार्बन, 3 कार्बन से बाउंडेड है। और स्ट्रक्चर देखो, टा 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 टा, हेक्सागोन बन रहा है ऐसे, ये हेक्सागोन बन रहा है, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो ये वाला टॉपिक तुम्हें, ये वाला लाइन भी समझ में आ गया होगा, 3 कार्बन से बाउंडेड और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है इन ग्रेफाइट कार्बन। ग्रेफाइट
ग्रेफाइट क्रिस्टल इज मेड बाय मेनी शीट्स ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ऐसे बहुत सारे कार्बन के शीट्स और लेयर्स होते हैं ना, तो एक ग्रेफाइट का लेयर बनता है, ग्रेफाइट बनता है बेसिकली। दिस लेयर स्लिप ओवर ईच अदर ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, और एक लेयर ग्रेफाइट को ग्रेफीन भी कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ पे नोट्स में दिख रहा होगा। मैं देख रहा हूँ ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मूविंग फर्दर, अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की बात करता हूँ, 1 और 2 हमने लेक्चर 1 में देखा था। तो apparatus हमें कुछ ऐसे चाहिए, पेंसिल, वायर, बल्ब, बैटरी, पानी, केरोसिन, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और लीड पेंसिल चाहिए। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, तुम्हें इस तरीके से इसको कनेक्ट करना हो, तुम्हें दिखेगा कि बल्ब ग्लो कर रहा है। ये हमने लेक्चर टेक 1 में किया था। तो देखो, रिमूव द लीड फ्रॉम द पेंसिल एंड फिल इट विथ योर फिंगर्स। लीड को निकाल लो पेंसिल से, मतलब छिल दो उसको, शार्पनर से शार्प कर लो। व्हाट इज द कलर? तुम्हें डार्क ग्रेइश कलर का दिखेगा। ट्राई टू ब्रेक द लीड। ब्रेक करने जाओगे तो फट से टूट जाएगा। असेंबल द apparatus as shown in the diagram। इस तरीके से apparatus को जोड़ लो। स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। अब सर्किट में करंट स्टार्ट करो, तुम्हें दिखेगा कि बल्ब ग्लो हो रहा है। दैट मींस कि ये जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 करते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब लो, और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दो? थोड़ा सा लीड का डस्ट डाल दो। लीड का डस्ट डाल रहे हैं इन द सेंस कि हम ग्रेफाइट का डस्ट डाल रहे हैं, पेंसिल का चूड़ा और डाल दो। अब ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व नहीं हुआ तो इससे हमें क्या समझ में आया कि लीड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर नॉर इन केरोसिन। ना तो वाटर में डिसॉल्व हुआ, ना तो केरोसिन में डिसॉल्व हुआ। तो प्रॉपर्टीज में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है, जो नेचर में मिलता है, वो ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी होता है। स्लिपरी होता है थोड़ा, पेंसिल का लीड देखो ना, स्लिपरी होता है। इनसाइड द लेयर ऑफ ग्रेफाइट, अगर ग्रेफाइट के हर एक लेयर में देखिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और इसी कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें नहीं समझा तो मैं रिकमेंड करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि चैप्टर नंबर 3 है शायद, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वो देखने के लिए। अच्छा, ड्यू टू द लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड होता है, इसीलिए तुम उसको उससे आसानी से पेंसिल से लिख पाते हो, और पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। इसके अलावा जो डेंसिटी है ग्रेफाइट का 1.9 टू 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जो तुमने ऑलरेडी सीख लिया होगा नीचे पहले जो टर्म 1 के चैप्टर्स थे उसमें। ग्रेफाइट डज नॉट डिसॉल्व इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स, ये हमने एक्सपेरिमेंट से देख लिया। यूजेस की बात करते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट मतलब जैसे कि तेल, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बाल में लगाने के लिए, या फिर ग्रीस, ठीक है, जिससे हम किसी भी चीज को स्लिपरी बनाते हैं, उसको लुब्रिकेंट्स कहा जाता है। ग्रेफाइट से कार्बन इलेक्ट्रोड्स भी बनाए जाते हैं, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैटरी में होता है, इन्वर्टर के बैटरीज में होता है, और बाकी जगह पे। ग्रेफाइट से पेंसिल बनाया जाता है, लिखने के लिए जो काम आता है, और कभी कभी पेंट और पॉलिश बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और आर्क लैम्प जो बनाया जाता है, जिससे बहुत ही ब्राइट लाइट मिलता है, वो भी ग्रेफाइट से ही बनाया जाता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस है। एवरी कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट इज बाउंडेड टू डैश अदर कार्बन एटम्स। तुम्हें कमेंट में बताना है। मूविंग फर्दर, द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट, द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल था, तुम्हें याद होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें कमेंट्स में बताना है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है फ्लोरीन। अब जो ये फ्लोरीन होता है, ये भी एक एलेट्रॉप है कार्बन का, ठीक है, और ये रेयरली नेचर में फाउंड किया जाता है, और ये शूट और इंटरस्टेलर स्पेस में फाइंड किया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो शूट मतलब क्या होता है वो तुम देख लेना, कार्बन का क्या, और इंटरस्टेलर स्पेस मतलब क्या, ये तुम्हें नीचे कमेंट में डाल देना है कि किसी एक बच्चे की हेल्प हो जाए। ओके, द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन इज बर्कमिस्टर फ्लोरीन C60। अब समझ में आएगा तुम्हें कि बर्कमिस्टर फ्लोरीन क्यों है, ये वाला लाइन पढ़ के। द एलेट्रोप ऑफ कार्बन इज नेम्ड फ्लोरीन आफ्टर द आर्किटेक्ट रिचर्ड बर्कमिस्टर फ्यूलर, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ C60, जो C60 का स्ट्रक्चर था वो रिसेंबल करता था, तो वो मिलता जुलता था स्ट्रक्चर ऑफ जियोडेसिक डोम ही डिजाइन, जो कि कुछ इस प्रकार का C60 का, ठीक है। ओके, C60 के जैसे ही C70, C76, C82 और C86 भी कुछ एग्जांपल है फ्लोरीन के, जो कि रेयरली फाउंड होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स एंड बकी ट्यूब्स। बकी बॉल ये रहा, बकी ट्यूब ये रहा, तुम्हें दिख रहा होगा। जो एक मॉलिक्यूल होता है फ्लोरीन का, उसके अंदर 30 से लेकर के 900 तक कार्बन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, विच इज अ वेरी बिग नंबर, राइट। फ्लोरीन इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फ्लोरीन इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन। तो ये जो भी चीजें होते हैं, जो तुम 11th 12th में पता चल जाएगा तुम्हें क्या होता है, उनके अंदर जो ये फ्लोरीन होता है वो सॉल्युबल होता है, ग्रेफाइट की तरह नहीं है। यूजेस क्या होता है, इसको एज ए इंसुलेटर यूज किया जाता है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लीज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना। फ्लोरीन आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन में एज अ कैटलिस्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है।
कैटलिस्ट वो चीज होती है जो एक रिएक्शन में जा करके ज्यादा कुछ नहीं करता, बस रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देता है, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन पे असर करता है, बाकी कुछ प्रोडक्ट में बदलाव नहीं लाता, कैटलिस्ट उसको बोलता है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर फ्लोरीन एग्जिबिट्स सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर लिखा सर्टेन टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर को काफी कम किया जाए तो रेजिस्टेंस भी काफी कम हो जाता है और कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी निग्लिजिबल वेस्ट होता है और करंट काफी तगड़ा मिलता है। तो सुपर कंडक्टिविटी समझ में आ गया, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, शायद जीरो आइडियली। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोरीन एंड एलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन इज डैश फाउंड इन नेचर, बताना तुम्हें। और अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों एक सेशन लिया गया था जो कि बहुत ही तगड़ा गया था, और मैं भाई बहुत खुश हूँ सेशन लेकर के, जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा देखने के लिए, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट इन स्टडीज। इस क्लास को देखने के लिए तुम्हें सिंपली ये वाला कोड या फिर ये वाला कोड यूज करना, तुम ये वाला यूज कर लेना SJ Super 10, क्योंकि तुम यूट्यूब से जा रहे हो और तुम फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेशन को अनलॉक करके देख पाओगे। अगर अब तक तुमने नहीं देखा तो प्लीज अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा एक और ये सेशन हुआ था, प्रिपरेशन टिप्स फॉर क्रैक IIT JEE, ये भी बहुत तगड़ा सेशन था, जहां पे अंशुल सिंघाल सर है, तुम ये सर को गूगल पे सर्च कर सकते हो, ये क्या तोफ इंसान है, ठीक है। और ये सेशन को अटेंड करके तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरीके से IIT JEE का प्रिपरेशन किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ नीट के लिए भी होगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कर लेना, इन दोनों क्लास को देखने के लिए कोड यही यूज करना है। और हाँ, मैं बहुत सारे फ्री क्लासेस लेते रहता हूँ, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल, ये सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम मतलब थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आप मेरे फ्री अपकमिंग क्लासेस में आ सकते हो, ऐसे बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, कोड सेम ही रहेगा SJ Super 10। कुछ ऑफर शुरू है कि अगर आप एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 मंथ का, तो तुम्हें आगे K12 का 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, और हाँ 10% का डिस्काउंट भी मिलता है मेरे इस कोड का इस्तेमाल करने पे। तो प्लीज इस कोड का इस्तेमाल करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो जो सेशंस मैंने बताए हैं, इन सेशंस को जरूर चेकआउट कर लेना। ये वाला तो मस्ट है, और अगर तुम IIT JEE देना चाहते हो तो ये भी मस्ट है, प्लीज जाकर देख लेना। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। डू यूज माई कोड SJ Super 10 टू अनलॉक फॉर फ्री, एंड वो सेशन देख करके आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि बाकी बच्चों को पता चले कि ये सेशन देखना लायक है या नहीं है, प्लीज। मूविंग फर्दर बच्चों, ये हमारा कोड है SJ Super 10, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव फर्दर। कार्बन का नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म। पहले मैंने सोचा था कि इसको मैं लेक्चर नंबर 3 में कवर करूंगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बता देता हूं। अब अगर नॉन क्रिस्टलाइन मतलब समझ लो ना क्रिस्टल की तरह नहीं है, एमोर्फस फॉर्म जिसको फोड़ोगे तो पाउडर बन जाएगा, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर। तो ये जो फॉर्म होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस फॉर्म, इसमें जो कार्बन एटम के अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि पहले वाले में थे। एग्जाम्पल है कोल, ठीक है, चारकोल और कोक। तुम्हारा एक छोटा सा होमवर्क है कि तुम्हें इन तीनों के बीच का डिफरेंस को ना समझ के लेना है, गूगल करके, यूट्यूब पे जाके, कहीं पे भी जाकर के। बाकी मैं समझाता हूँ थोड़ा बहुत चीजें। पहले कोल के बारे में बात करते हैं। कोल एक प्रकार का फोसिल फ्यूल है। फोसिल फ्यूल क्या होता है? जो जमीन के अंदर से मिलता है, ठीक है। जब कोई भी एनिमल्स, प्लांट्स या फिर कोई भी चीज बहुत दिनों तक जमीन के अंदर रहता है, तो प्रेशर के कारण, हीट के कारण, अर्थ क्रस्ट के, मेंटल के कारण, जो भी अंदर अर्थ के अंदर होता है, ज्योग्राफी में तुमने पढ़ा होगा, उस हीट के कारण जो भी चीजें बनती है उनको फोसिल फ्यूल कहा जाता है। कोल भी एक फोसिल फ्यूल है। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। कभी कभी ये भी चीजें होती है। इट ऑकर्स इन सॉलिड स्टेट। कोल तुम्हें नॉर्मली सॉलिड स्टेट में मिलता है। अभी हम एक जर्नी देखेंगे कि जब कोल बनता है तो प्योर फॉर्म ऑफ कोल तक पहुंचने के लिए बीच बीच में क्या क्या टाइप के कोल आते हैं, ठीक है। इट हैज 4 टाइप्स, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइट। कॉमा डालना मैं भूल गया, जो मैं अभी डाल देता हूं, तो तुम अगर नोट्स बनाओगे या फिर ये नोट्स अगर तुम लोगे तो प्लीज कॉमा डाल देना, ठीक है। तुमको ये कॉमा डालना है मैंडेटरी, ओके। तो यहां तक समझ आ गया। तो ये 4 फॉर्म है। अब ये 4 फॉर्म के कोल बनने से पहले पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। डिफरेंस समझते हैं। पीट, तुम्हें फोटो देख के थोड़ा कुछ तो लग रहा होगा कि ज्यादा कुछ पका हुआ सा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ कोल। पीट कोल का ही एक प्रकार है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। तो पहला स्टेप है जब कोल बन रहा होता है, कोई भी चीज जब जमीन के अंदर जाता है तो पहला स्टेप में वो पीट बनता है, ठीक है। इस पीट के अंदर इट कंटेन्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, ज्यादा पानी है, एंड लेस देन 60% ऑफ कार्बन, और थोड़ा बहुत ही कार्बन है, ठीक है। Therefore, not much heat can be obtained from the peat. तो अगर तुम पीट को जलाते हो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए एज अ फोसिल फ्यूल, तो तुम्हें ज्यादा हीट नहीं मिलेगा। अगला वाला है लिग्निट, लिग्नाइट। स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। पीट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिग्नाइट, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। तो टेम्परेचर और प्रेशर अर्थ क्रस्ट में बढ़ता चला गया, तो पीट से लिग्नाइट बन गया।
इसके अंदर 60 to 70% कार्बन होता है और वाटर का कंटेंट थोड़ा कम होता है। लिग्नाइट सेकंड स्टेप है इन फॉर्मेशन ऑफ कोल। अगला जो है वो है ब्यूटिमिनियस कोल। अब देखो, ब्यूटिमिनियस कोल वाज फॉर्म्ड एज द थर्ड स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ कोल। इसके अंदर 70 to 90% कार्बन है, मतलब तुम देख रहे हो धीरे धीरे कार्बन का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, ठीक है। हीट ऑप्टेन इज मोर देन लिग्नाइट, लिग्नाइट और पीट से इसमें ज्यादा हीट ऑप्टेन होता है अगर तुम बर्न करोगे। अगला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज नोन एज प्योर फॉर्म ऑफ कोल। जो प्योर फॉर्म ऑफ कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है। द कोल इज हार्ड एंड कंटेन्स 95% कार्बन। इसके अंदर 95% तक कार्बन है, जो कि बहुत ज्यादा है। हीट ऑप्टेन इज मोर देन प्रीवियस 3 फॉर्म्स ऑफ कोल। इसमें से तुमको प्रीवियस 3 फॉर्म से बहुत ज्यादा हीट मिलेगा। अगला कोल के यूजेस पढ़ने हमें। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। तुमने देखा होगा रोड पे, घर पे या फिर किसी फैक्ट्रीज में कोल का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। साथ ही साथ कोल इज आल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन कोक, कोल गैस एंड कोल टार। कोक क्या होता है, कोल गैस क्या होता है, कोल टार क्या होता है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, नीचे कमेंट करके बताना है। बहुत सिंपल है, गूगल करके तुम्हें पता चल जाएगा। तो उनके बनाने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है। कोल इज यूज्ड एज इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट में कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है कोल से रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर फॉर्म ऑफ कोल, तुम्हें कमेंट करके नीचे बताना है। कोल इज यूज्ड टू ऑब्टेन, कोल किस चीज को ऑब्टेन करने में इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम पढ़ रहे हैं चारकोल। चारकोल दैट इज मेड फ्रॉम एनिमल्स इज मेड फ्रॉम देयर बोन्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा। तो जो चारकोल है वो एनिमल्स और कभी कभी प्लांट से जो बनाया जाता है वो किन से बनता है, बोन्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा से बनता है। ऑन अदर हैंड द चारकोल, ठीक है, मेड फ्रॉम प्लांट इज फॉर्म बाय कंबशन ऑफ वुड इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। तो जो चारकोल जो प्लांट से बनाया जाता है, एनिमल्स वाले तो हो गए, लेकिन जो प्लांट से बनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है, लकड़ी वगैरह लिया जाता है और उसका इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं। अब व्हाट इज दिस इनकम्प्लीट कंबशन? इनकम्प्लीट कंबशन मतलब है कि पूरी तरीके से उसको जलने नहीं दिया, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में उसको जलाने की कोशिश की गई जिससे वो पूरी तरीके से नहीं जला और वो बन गया चारकोल। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब ऑडर्स, आसपास की खुशबू ऑब्जॉर्ब करने के लिए। टॉक्सिन गैसेस, जो भी टॉक्सिक गैसेस है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, सच इन एयर और सच एज एयर। चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है फिल्टर की तरह। चारकोल फिल्टर्स आर यूज्ड इन सम टाइप ऑफ गैस मास्क। तो कुछ कुछ मूवीज में तुमने देखा हो ना, कुछ मास्क लगा के कुछ लोग आते हैं, गैस वैस न जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ भी, तो उसमें भी चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है गैसेस को। नेक्स्ट जो है यूज वो है द मेडिकल यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल है, तुम्हारे मुंह से गंदगी खींच लेगा, तुमने एडवर्टाइज में देखा होगा। हाँ, अगर हाँ तो लिखो चारकोल यस। द मेडिकल यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इज मेनली इन एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन, पॉइजन वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है ये। और है एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशन, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशन में भी यूज होता है। 12th क्वेश्चन है द मेडिकल यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इज मेनली इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पॉइजन बोथ नन। तुम्हें कमेंट करके आंसर देना है। और अगला और आखिरी है कोक। मैंने सोचा था कोक तुम्हारा होमवर्क छोड़ दूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं थोड़ा बहुत। द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द कोल। तो तुम्हारे पास कोल था जिसमें से कोल गैस, जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, अगर वो हम निकाल लेते हैं तो जो हमारे पास बच जाता है वो होता है कोक। यूजेस क्या है इसके, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बताओ मुझे, तुम्हें याद है? रिएक्शंस बताया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। जो ऑक्सीडाइज होता है वो उसमें मदद कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिडक्शन होता है तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा वाला, ठीक है। तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, राइट। कोक इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस का जो कॉम्पोजिशन है CO+H2 उसमें बनाया जाता है। एंड प्रोड्यूसर गैस, जिसका ये दिख रहा है तुम्हें, जिससे बनता है CO+H2+CO2+N2, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है कोक का। अभी मेरी एक बात सुनो, शायद तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से नहीं समझा होगा कि भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो इसके लिए तुम्हें 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर तुम्हें समझना पड़ेगा कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, और फिर तुम्हें समझना पड़ेगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो मान लो कि A+B gives me C+D। इसके अंदर A to B हुआ है ऑक्सीडेशन, मान लो, तो मैं कह सकता हूं कि A का ऑक्सीडेशन हुआ है और B to D जो हुआ है वो हुआ है रिडक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि भाई B का रिडक्शन हुआ है। तो अब इसमें A जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ में आया? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। शायद तुम्हें अभी नहीं समझा तो कोई बात नहीं, जब तुम 10th में आओगे तो तुम्हें डिटेल में मैं समझा दूंगा। मूविंग फर्दर बच्चों, आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का,
डैश इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, किसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। कुछ लिंक्स दिए गए हैं जिसको जरूर चेक कर लेना, और अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें दिल से दिल की। बच्चों, मैं जब छोटा था तो मुझे हेल्प करने वाला, इस तरीके से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला, जितना भी मुझसे सक्षम हो पा रहा है, आई एम रियली नॉट इन अ गुड हेल्थ। और तुम मेरे मूवी देख सकते हो, काफी अलग लग रहा होगा पहले से, फिर भी तुम्हें मैं हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस और जो भी चीजें मेरी तरफ से हो सकती है सब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सोचा ना कि मेरे को ना एक 1000 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, जो लोग जिंदगी में सच में कुछ करना चाहता है। फिर उन 1000 में से कुछ 100-150 लोग होंगे जो सच में कुछ करेंगे। तो मैंने एक पर्सनल मेंटोरशिप करके प्रोग्राम बनाया, जिससे मेरा गोल बिल्कुल पैसे कमाना नहीं है। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों। तो जब तुम उसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो तुम्हें हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस और रिलीफ मिलेगा। फैसिलिटीज क्या है? सबसे पहले बेनिफिट्स में अगर बात करूं तो तुम्हारे पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, कभी भी तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा। डेडिकेटेड स्टडी प्लानर मिलेगा तुम्हें, साथ ही साथ करियर गाइडेंस दिया जाएगा तुम्हें। वन टू वन डिस्कशन करेंगे तुम्हारी दिक्कत पे, चाहे तुम्हारी दिक्कत किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। इंप्रूवमेंट रिपोर्ट भी तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि हम बात करेंगे तो विथ टाइम तुम कुछ फॉर्म्स भरोगे, ठीक है, और रेगुलरली जब तुम ये करोगे तो मुझे और आप दोनों को अपने आप पता चल जाएगा कि तुम इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और बहुत सारी चीजें मैंने सीखा था मेरे गुरुजी से कि प्रॉमिस कम करो और डिलीवर ज्यादा करो। इसीलिए मैंने कुछ ही चीज लिखी है और मच मोर लिख दिया कि मैं थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, मोर देन इनफ, और तुम्हें इससे बहुत ज्यादा डिलीवर करूंगा। इस टाइप के मेंटरशिप प्रोग्राम का जो चार्ज होता है वो तुम खुद ही पता कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। कि एक इंसान अगर पर्सनल मेंटरशिप देता है तुम्हें तो कितना लेगा मंथली, तुम पता कर लेना। मैंने सोचा था कि मंथली 99 रुपीज लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये पैसे कमाने के लिए तो नहीं कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि एक साल का 99 रुपीज, एक साल का, एक साल में 365 दिन होते हैं। और अगर मैं मेरा फोन निकाल करके उसके अंदर कैलकुलेटर निकाल करके 99 को डिवाइड करता हूं 365 से, तो 0.27 आता है। मतलब कुछ पैसे में जा रहा है दिन का, मतलब 100 रुपए पूरे साल का। दैट्स द चार्ज आई एम आस्किंग यू। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा पर्सनल मेंटरशिप लिख करके, उसमें तुम्हें 199 दिखाएगा, लेकिन तुम्हें ये कोड लगा देना है WINNER विनर। जैसे तुम ये कोड लगाओगे और तुम पेमेंट करोगे 99 रुपीज का, थोड़ा सा रुकना, क्योंकि तुम इमीडिएटली एक लिंक पे डायरेक्ट हो जाओगे, एक वीडियो पे, जहां पे तुम्हें सारे स्टेप समझा दिए जाएंगे। एल्स अगर तुम अगले ज्वाइन करने के 24 घंटे में अगर तुम उस जहां तक भी पहुंचना वहां तक नहीं पहुंचते तो तुम्हें मेरे एंड से कॉल आ जाएगा और सारे बेनिफिट्स तुम्हें पता चल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज बी द वन जो मेरे इस फैमिली का हिस्सा बने। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बात ट्रस्ट की है। और 100 रुपये पूरे साल का कौन ही लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 वड़ा पाव भी, मतलब अच्छा जम्बो वड़ा पाव खाओगे तो शायद 5 वड़ा पाव में खत्म हो जाएगा, दोस्तों को पार्टी देने जाओगे तो। सो थिंक अबाउट इट। लेट्स मूव फर्दर। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है और अब तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब क्यों नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करो कि मेरा भी चैनल ग्रो हो और मुझे भी ऐसा मुस्कुराने का मौका मिले। एंड इस वीडियो को शेयर करो कि वो बच्चा जो मेरी तरफ शायद 9th-10th में चीजों को नहीं समझ पाया था, वो पढ़ ले एटलीस्ट, समझे ना समझे वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट 2-4 बार करके वो पढ़ ले और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके और लाइफ में उसको एक अच्छा टीचर मिले, एक अच्छा चैनल मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, अब बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना अपने अटेंडेंस को मार्क करने के लिए, और अगर हो सकता है तो ये मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। आई विल बी मोर देन हैप्पी। कोड है विनर, डिस्क्रिप्शन में ऑल द लिंक्स आर। हैप्पी लर्निंग। लेक्चर नंबर 3 आज बहुत जल्द आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा इंतजार करना।